हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्पेशल एलिमेंट। और आज हम देखने जा रहे हैं क्वांटम मैकेनिक्स का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक क्वांटम नंबर। तो हम देखने वाले हैं कि क्वांटम नंबर्स क्या होते हैं और ये कितने टाइप के होते हैं, और इनसे अगर हमें क्वांटम नंबर पता है तो हम एटम की एनर्जी फुल टू निकाल सकते हैं, ठीक है, या हम एक एटम के ऑर्बिटल और उसकी एनर्जी के बारे में फुल टू जानकारी ले सकते हैं। तो क्या है आज का हमारा टॉपिक? क्वांटम नंबर। क्वांटम नंबर्स। तो क्वांटम नंबर क्या होता है? क्वांटम नंबर होता है सेट बना होता है एक, ठीक है। ऐसा सेट होगा जिससे हमें पूरी इन्फॉर्मेशन मिल जाती है। जैसे कि अगर हमारा कोई आईडी कार्ड है, चाहे वो वोटर कार्ड है, चाहे वो हमारा यूआईडी कार्ड है, ठीक है, वहाँ पे क्या है कि हमारे कंट्री का मेंशन होता है, हमारे स्टेट का मेंशन होता है, हमारी सिटी का मेंशन होता है, इवन हमारे लेन नंबर तक के भी मेंशन होता है, कि हमारी उससे पूरी आइडेंटिटी पता चल जाती है कि हम कहाँ के हैं, क्या करते हैं, कहाँ रहते हैं, ठीक है। ऐसे ही इलेक्ट्रॉन का क्या होता है? इलेक्ट्रॉन के कुछ क्वांटम नंबर होते हैं जिससे हमें उसकी पूरी इंफॉर्मेशन मिल जाती है। तो क्वांटम नंबर हम क्या कह सकते हैं कि क्वांटम नंबर इज अ सेट ऑफ इंडेक्स नंबर। इंडेक्स नंबर कौन कौन से? जैसे कि इंडेक्स नंबर विच डिटरमाइन, जिससे हमें क्या पता चलता है? डिटरमाइन द टोटल एनर्जी का पता चल जाता है। और क्या पता चलता है हमें? एंगुलर मोमेंटम का पता चल जाता है उससे, और हमें मैग्नेटिक मोमेंटम का पता चल जाता है, और हमें स्पिन का भी पता चल जाता है। क्या भी पता चल जाता है? स्पिन भी पता चल जाता है। तो क्वांटम नंबर हम कह सकते हैं कि सेट ऑफ इंडेक्स नंबर विच डिटरमाइन द टोटल एनर्जी का जिससे हमें पता चल जाता है, एंगुलर मोमेंटम का पता चलता है, मैग्नेटिक मोमेंटम का हमें पता चल जाता है। तो देखो क्या है क्वांटम नंबर को हम क्या मतलब हम वेव के बारे में जानने वाले हैं, तो उसके लिए हमें वेव फंक्शन डिनोट करना पड़ेगा। और क्वांटम नंबर हमने कौन कौन से देखे थे अभी तक? NLM। कौन कौन से? NLM। प्रीवियस वीडियो में हम इनको देख चुके हैं। जैसे कि NLM को हम किससे डिनोट करते थे? ये थे, कैसे थे ये? R, थीटा और फाई। इससे प्रीवियस वीडियो जो रिच टू रोटर की वीडियो थी, वहाँ पे हमने R, थीटा और फाई के बारे में डिस्कस किया था कि R क्या था? ओरिजिन से डिस्टेंस, जहाँ पे हमारा पोजीशन वेक्टर पड़ा था। थीटा क्या एंगल बन रहा है उसके साथ, फाई भी क्या था? एंगल ही था। तो हमने क्या ले लिया? वेव फंक्शन ले लिया। वेव फंक्शन, और ये किसके लिए देखा जा रहा है? ये फंक्शन किसके लिए देखे जा रहे हैं? R, थीटा और फाई के लिए। तो जब हम इसको वेव फंक्शन को लिखेंगे तो कैसे लिखा जाएगा? सबसे पहले लिखा जाएगा R। तो R देखा जाता है N और L के लिए। R किसका फंक्शन होता है? N और L के लिए। और ये रेडियस से रिलेट करता है। किससे रिलेट करता है? रेडियस से रिलेट करता है। जैसे हमने देखा था ना, जब वेव फंक्शन x और y के लिए लिखा था, तो हमने क्या लिखा था? x का वेव फंक्शन देख रहे थे x के फंक्शन के कंपेयर में, और y का वेव फंक्शन देख रहे थे हम y के कंपेयर में। तो ऐसे हमने क्या किया? सबसे पहले हमने r का देखा, ठीक है। तो r क्या है? हमारा रेडियल वेव फंक्शन। फिर इसके बाद हमने किसका देखा? p से हम क्या देख रहे हैं? ये आता है L और M के लिए। किसके लिए आता है? L और M के लिए। और ये होता है थीटा का फंक्शन। किसका फंक्शन होता है? थीटा का फंक्शन। और जो हमारा लास्ट है, लास्ट क्या है हमारा? फाई। तो फाई किसके लिए देखा जाता है? M के लिए देखा जाता है, और इसका फंक्शन भी क्या है? फाई है। बहुत सिंपल है, कॉम्प्लिकेटेड बिल्कुल भी नहीं है। डरना नहीं है इस इक्वेशन को देख के कि क्या है ये वेव फंक्शन ही हमने निकाला। तो वेव फंक्शन को सॉल्व करने का तरीका हमें पता ही था कैसे करते हैं। तो सबसे पहले R यहाँ पे क्या है? ये रेडियल वेव फंक्शन है। ये L और M के लिए थीटा एंगल के लिए निकलेगा, और यहाँ से फाई एंगल के लिए निकलेगा। तो थीटा एंगल क्या था मेरा? एजीमुथाल एंगल था। क्या था? एजीमुथाल एंगल था। इट मीन्स कि एजीमुथाल क्वांटम नंबर के बारे में हमें इंफॉर्मेशन देगा। और फाई क्या है हमारा? ये मैग्नेटिक क्वांटम नंबर के बारे में बताएगा हमें, ठीक है। तो चलते हैं सबसे पहले फर्स्ट हमारे क्वांटम नंबर पे, ठीक है। ये आपने माइंड में रखना है कि पहले NL ले लेना है, फिर LM ले लेना है, और फिर लास्ट में M ले लेना है। पहले R के लिए हमने इक्वेशन लिखी, फिर थीटा के लिए वेव फंक्शन लिखा, फिर फाई के लिए वेव फंक्शन लिखा। तो ये तो हो गया हमारा क्वांटम नंबर। अब इससे नेक्स्ट हम चलते हैं
जो हमारा फर्स्ट क्वांटम नंबर है वो क्या है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। क्या है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। ये बहुत बेसिक है, हम +2 +1 में भी पढ़ते आ रहे हैं, पर यहाँ पे थोड़ा सा हमें ना श्रोडिंगर वेव इक्वेशन के साथ रिलेट करके इसको पढ़ना पड़ेगा कि क्या होता है। तो सबसे पहले हम बात कर रहे हैं किसकी, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को हम डिनोट करते हैं स्मॉल n से। किससे डिनोट करते हैं, स्मॉल n से। और ये किसके बारे में बताता है, ये नंबर ऑफ ऑर्बिटल के बारे में बताता है। ये हम इससे ये भी पता कर सकते हैं कि न्यूक्लियस के अराउंड इलेक्ट्रॉन कहाँ पे हो सकता है, न्यूक्लियस के अराउंड इलेक्ट्रॉन कहाँ पे प्रेजेंट हो सकता है। ठीक है, नंबर ऑफ शेल है, n का मतलब क्या है, नंबर ऑफ ऑर्बिटल बताता है। तो देखो इसके लिए जो इक्वेशन है रेडियल वेव फंक्शन से, r से। तो r में हमने n और l मेंशन कर रखा था। तो जब हम n और l के लिए वेव फंक्शन निकालते हैं तो इसको जब डिराइव करते हैं, डिराइव करने के बाद हमारे पास जो वैल्यू आती है वो किस टाइप से है, वो देखो कुछ इस टाइप से है। देखो यहाँ पे n, फिर एक्सपोनेंट, फिर -ρ/2, मतलब डेंसिटी से रिलेटेड है। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर किससे रिलेट करता है, डेंसिटी से रिलेट करता है। फिर क्या लिखा मैंने, रो, फिर इसके लिए लिमिट लगाई 2n+1 n+l, फिर यहाँ पे रो। ठीक है, बिल्कुल भी टफ नहीं है, देखने में थोड़ा सा ये कॉम्प्लिकेटेड सा लगता है, पर ये हमने डिराइव नहीं की अभी, इस वीडियो में तो नहीं डिराइव की है। ठीक है, तो ये हमारा कहाँ से आया, रिजिड रोटर से आती है ये वाली वैल्यू। इसको हम बोलते हैं रेडियल वेव फंक्शन। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की इन्फॉर्मेशन हमें मिलती है रेडियल वेव फंक्शन से। ये रहा ना n, और ये किससे भी रिलेट कर रहा है, ये डेंसिटी से भी रिलेट कर रहा है। किससे रिलेट कर रहा है, डेंसिटी, कि कहाँ पे, मतलब कौन सा ऐसा डेंस एरिया है जहाँ पे हमें इलेक्ट्रॉन मिल सकता है। ठीक है, तो ये इक्वेशन होगी। अब देखो यहाँ से ही एक रिजल्ट और आया हमारे पास, क्या था वो, कि एनर्जी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू n स्क्वायर। n स्क्वायर का मतलब क्या था, हमने प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की बात की कि जितनी एनर्जी ज़्यादा होगी, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर मतलब उसमें इलेक्ट्रॉन उतने कम फिल होंगे, इलेक्ट्रॉन उतने ही कम फिलअप होंगे। क्योंकि देखो जब हम करते थे ना, देखो सबसे पहले रुको, ये आपको थोड़ा टफ लग रहा है, n मैंने जब लिया 1, तो मैंने कहा कि ये न्यूक्लियस है, और न्यूक्लियस के अराउंड ये क्या है, ये जो फर्स्ट ऑर्बिटल है इसको मैंने n=1 दे दिया। ठीक है, फिर क्या आया मेरा, n=2 आ गया, n=2। फिर ऐसे ही मेरा क्या आया, n=3 आ गया, जिसको हमने KLM भी बोला था, KLMN चलता रहता है। तो जब हमारा n=1 था, तो यहाँ पे मैं देखूंगी कि जो मेरा फर्स्ट ऑर्बिटल है इसमें कितने इलेक्ट्रॉन फिलअप हो सकते हैं। तो इसमें जो इलेक्ट्रॉन फिलअप होंगे वो कैसे होगा, उसको फिल करने का फॉर्मूला होता है 2n²। क्या होता है, 2n²। तो फर्स्ट में जब मैं देख रही हूँ कि n=1 है, जो मेरा फर्स्ट ऑर्बिटल है, ठीक है, यहाँ पे 2 1² तो कितने इलेक्ट्रॉन फिलअप हो सकते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन। यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। फिर जब मैंने यहाँ पे किया सेकंड ऑर्बिटल के लिए, तो मेरा फॉर्मूला क्या बना, 2n², ये n की जगह मैं 2 कर देती हूँ, तो ये कुछ इस टाइप का हो गया, 2 2 4 2 8, मतलब यहाँ पे मेरे 8 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। फिर जब मैंने n=3 के लिए लिया, तो n=3 के आया, 3 3 9 2 18, तो यहाँ पे मेरे 18 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। तो ये तो रहा हमारा प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। ये हमने बेसिक +1 +2 क्लासेस में भी हम सीखते हैं इनको, बहुत ईजी है। अब देखो यहाँ से जो मैंने एनर्जी का लिखा ना कि एनर्जी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू n², तो ये n² कौन सा वाला है, ये 2n² वाला ही है, कि जितनी ज़्यादा एनर्जी होगी, एनर्जी जितनी ज़्यादा होगी उतने इलेक्ट्रॉन कम फिलअप होंगे, इलेक्ट्रॉन उतने ही कम फिलअप, कि यहाँ पे एनर्जी हमारी सबसे ज़्यादा देखने को मिलेगी हमें। तो एनर्जी सबसे ज़्यादा देखने को मिली, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन सिर्फ 2 ही एग्जिस्ट करेंगे। तो जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन बढ़ते जाएंगे, जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इंक्रीज होते जाएंगे, उतनी एनर्जी क्या होती जाएगी, डिक्रीज होती जाएगी। आप ऐसे भी देख सकते हो कि जितने हमारे क्या होंगे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इंक्रीज होते जाएंगे, उतनी हमारी एनर्जी क्या होती जाएगी, यहाँ पे एनर्जी जो ऑर्बिटल की एनर्जी है, ऑर्बिटल की एनर्जी डिक्रीज होती जाएगी। ठीक है जी। अब देखो
ये तो हुआ हमारा प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, n से डिनोट करते हैं, रेडियल वेव फंक्शन से इसकी वैल्यू आ रही है। अब इससे नेक्स्ट वाले पे चलते हैं, वो क्या है हमारा अज़ीमुथाल क्वांटम नंबर। अज़ीमुथाल क्वांटम नंबर जिसको हम एंगुलर क्वांटम नंबर भी बोलते हैं, ठीक है जी। और इसको डिनोट किया जाता है एल के साथ। एल के साथ जब डिनोट करते हैं तो आपको याद होगा कि वेव फंक्शन में मैंने एन एल एम लिखा था, फिर इसके बाद आर को लिखा था, आर के साथ मैंने एन एल लिखा था और यहाँ पे आर लिखा था रेडियस, ठीक है। रेडियल फंक्शन का इसका फंक्शन था, ठीक है। इस वेव फंक्शन के लिए ये फंक्शन परफॉर्म करेंगे हम। फिर इसके बाद हमने क्या लिया, पी लिया था यहाँ पे, तो पी के लिए मैंने क्या लिया था, एल और एम लिया था, क्लियर। तो यहाँ पे लिया था थीटा, तो आगे नहीं लिख रही हूँ मैं, आगे फाई का था कुछ इस टाइप का। तो अब हमने इसकी बात हम कर चुके हैं प्रिंसिपल क्वांटम नंबर में, अब हम ये ले रहे हैं। तो इससे हमें पता चलता है अज़ीमुथाल क्वांटम नंबर से, क्योंकि यहाँ पे ना थीटा की वैल्यू है, फंक्शन कौन सा परफॉर्म होने वाला है, थीटा परफॉर्म होने वाला है। तो देखो क्या है, एल इक्वल्स टू, कहते हैं जब एन इक्वल्स टू 1 होगा, जब n इक्वल्स टू 1 होगा तो l कैसा होगा, l होगा 0। l कैसा होगा, 0 होगा, क्योंकि इसकी जो वैल्यू है ना वो कैसे निकलेगी, l की वैल्यू निकालने के लिए फॉर्मूला होता है n-1। क्या फॉर्मूला होता है, n-1। तो n हो गया मेरा प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर से मैंने ये वाली वैल्यू निकाली तो मेरे पास वैल्यू आई 0। तो यहाँ से मेरे को पता चला क्या है, ओनली वन सबशेल, ओनली वन सबशेल, और उस सबशेल का नाम क्या होता है, एस। क्या नाम होता है उस सबशेल का, एस नेम होता है। कि जब एल की वैल्यू 0 आ जाए ना तो समझना कि वो वैल्यू किसके लिए, एस के लिए। ये जहाँ पे भी 1s 2s 3s 4s कोई भी एस हो, ठीक है, जहाँ पे भी एस लिखा जाएगा ना तो एस के लिए जो एल अज़ीमुथाल क्वांटम नंबर की वैल्यू होगी वो 0 होगी। सिमिलर देखो n इक्वल्स टू 2 ले रहे हैं जब हम, तो यहाँ पे वैल्यू क्या देखने को मिलेगी हमें, यहाँ पे हमें वैल्यू देखने को मिलेगी 1। क्या 1, तो इसके आगे 0 तो हो गई। तो 0 तो हमने बात कर ली कि s के लिए था। अब यहाँ पे 2 आए मेरे, तो यहाँ पे क्या होगा, 2 सबशेल। क्या होगा, जो n2 था हमारा सेकेंड ऑर्बिट था, इसके पास 2 सबशेल हैं, 2 सबशेल है। तो देखो क्या होगा, 0 तो हो गया s के लिए, हमें ये बात क्लियर होनी चाहिए कि 0 होता है s के लिए, कि s के लिए जो वैल्यू होती है 0 होती है। अब 1 के लिए क्या होगा, 1 होता है p के लिए। किसके लिए होता है, p के लिए। तो जब l की वैल्यू 1 दे रखी होगी ना, l की वैल्यू 1 गिवन होगी, तो वहां पे हमें क्लियर हो जाना चाहिए कि ये p सबशेल के लिए वैल्यू है। तो जो n इक्वल्स टू 2 है ना, n इक्वल्स टू 2 के पास 2 सबशेल है, कौन कौन से, s और p। फिर ऐसे 3 पे बढ़ेंगे हम, n इक्वल्स टू 3 पे जब जाएंगे तो n इक्वल्स टू 3 पे मुझे l की वैल्यू देखने को मिलेगी 2। तो इसके आगे 0 और 1 तो होंगे, 0 और 1 हम डिस्कस कर चुके हैं s के लिए और p के लिए। तो जो ये 2 है ये होता है d के लिए। मतलब यहाँ पे क्या है, थर्ड ऑर्बिटल में हमारे पास 3 सबशेल है। 3 सबशेल कौन से हैं, spd। कौन कौन से, spd। तो मतलब l के लिए जो 2 वैल्यू आती है ना, l इक्वल्स टू 2 आएगा जब, तो हम कहेंगे कि d सबशेल के लिए l इक्वल्स टू 2 होता है। या हम बोल सकते हैं कि एंगुलर क्वांटम नंबर फॉर d सबशेल इज l इक्वल्स टू 2, ठीक है। अब ये तो हो गया हमारा अज़ीमुथाल क्वांटम नंबर, जिससे हमें एंगुलर क्वांटम नंबर का पता चलता है, मतलब थीटा का पता चलता है कि इलेक्ट्रॉन जो है न्यूक्लियस से, मतलब थीटा क्या था, देखो थोड़ा सा समझने की कोशिश करो। क्या था, हमने ये जो एक्स वाई जेड डायमेंशन बनाए थे रिजिड रोटार में, तो यहाँ पे मैंने एक पार्टिकल ले लिया था, तो हमने इसको मान लिया कि ये इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। तो ये डिस्टेंस r पे है और ये एंगल क्या है, थीटा। तो हम ये बोलने वाले हैं कि अगर ये न्यूक्लियस है ना, तो न्यूक्लियस से अगर मैंने ये एक्सिस ले लिया तो यहाँ से ये इलेक्ट्रॉन कितना एंगल बना रहा है, कौन से एंगल पे रोटेट हो रहा है। तो ये हो गया मेरा एंगुलर क्वांटम नंबर। नेक्स्ट चलते हैं हम अज़ीमुथाल के बाद, थर्ड क्वांटम नंबर है वो है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, तो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर जो होता है इसको हम डिनोट करते हैं m के साथ। किसके साथ, m के साथ। और अगर हम फाई फंक्शन से हम क्या निकाल सकते थे, ये कुछ इस तरीके से ना था लिखा वेव फंक्शन में, फाई का जो फंक्शन परफॉर्म करेंगे वो फाई पे करेंगे, ये वेव हो गई, ये उस पे फंक्शन परफॉर्म करना है हमें। तो इसके लिए जो फॉर्मूला है वो होता है कुछ इस तरीके से, 2l+1। 2l+1, अगर आपको l की वैल्यू पता है तो आप m निकाल सकते हो।
तो देखो कैसे, अगर मैंने बोला कि नंबर ऑफ शेल मेरा फर्स्ट शेल था, तो वहां पे एल कितना हो गया था, 0 हो गया था, मतलब उसके पास सिर्फ एस सब शेल था, सिर्फ एस सब शेल था फर्स्ट ऑर्बिटल के पास। तो यहाँ पे एम की वैल्यू क्या देखने को मिली मुझे, अगर मैंने यहाँ पे 0 पुट कर दिया तो ये 0 हो जाएगा और ये 1 रह जाएगा। तो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर हमें बताता है ओरिएंटेशन के बारे में कि उस चीज़ को रखने के क्या क्या तरीके हो सकते हैं ओरिएंटेशन के। अब देखो जैसे ये डस्टर है, इस डस्टर को रखने के हमारे पास 3 ओरिएंटेशन हो सकते हैं, या मैं इसको ऐसे रख लूँ एक्स एक्सिस के अलॉन्ग, या वाई एक्सिस के अलॉन्ग, या जेड एक्सिस के अलॉन्ग रख लूँ। उसके बाद मैं किसी भी एक्सिस के अलॉन्ग रखूँगी वो चीज़ रिपीट ही होने वाली है। तो ओरिएंटेशन का मतलब क्या है कि आप उसको कैसे रखने वाले हो। तो जो ये एम है ना, एम के लिए जब 1 वैल्यू आई तो मतलब एस जो ऑर्बिट एन जो 1 था, इसके पास जो एस सबशेल था, तो इसका क्या है, ओनली वन ओरिएंटेशन, इसके पास सिर्फ एक ही ओरिएंटेशन है। अब देखो बॉल होगी कोई, एस जो है ना स्फेरिकल होता है शेप में, तो जो एस है उसको आप किसी भी एंगल पे रखो वो हमें सेम ही दिखेगा, ठीक है, वो एक जैसा ही दिखेगा, वो चेंज नहीं होने वाला है, मतलब वो एक्स वाई जेड के अलॉन्ग नहीं दिखने वाला। फिर देखो n इक्वल्स टू अगर मैं 2 पुट कर देती हूँ तो l की वैल्यू मेरी कितनी आ गई थी, यहाँ पे 0 भी थी और 1 भी थी। तो जब l की वैल्यू 1 आ रही थी तो मैंने कहा ये p के लिए है, तो ये s अगर मैं लिखती हूँ तो 0, तो मैंने कहा था यहाँ पे इसके पास 2 सबशेल है। तो m की वैल्यू अगर मैं यहाँ पे पुट करके देखूँ, अगर मैं यहाँ पे l की वैल्यू पुट करूँ तो क्या बनेगा, ये बन गया 1, 2 1 2 प्लस 3। तो यहाँ पे मेरे को 3 ओरिएंटेशन देखने को मिल रहे हैं, P के लिए मुझे 3 ओरिएंटेशन देखने को मिल रहे हैं। वो कैसे कैसे ओरिएंटेशन है, -1, 0 और +1, ये 3 ओरिएंटेशन रहे P के लिए, कि P को हम 3 तरह से रख सकते हैं। तो P का शेप मुझे पता है कि डंबल शेप होता है, तो P को मैं कैसे कैसे रख सकती हूँ, एक तो मैं इसको एक्स एक्सिस के अलॉन्ग रख सकती हूँ, ठीक है, ये मैं लिख लेती हूँ PX लिख लेती हूँ। फिर एक तो मैं इसको PY के अलॉन्ग रख सकती हूँ, PY के अलॉन्ग रख सकती हूँ, ठीक है, और तीसरा जो है हमारा वो क्या है, मैं इसको Z एक्सिस के अलॉन्ग रख सकती हूँ। ये मेरा X था, ये Y था, तो ये मेरा Z एक्सिस हो गया, तो मैंने इसके अलॉन्ग रख लिया, तो ये हो गया मेरा PZ, ये हो गया PX, तो PY। तो इसमें जो 0 वाली वैल्यू है इसको हम स्टैंडर्ड बोल के चलते हैं, तो ये हो गया मेरा स्टैंडर्ड p ऑर्बिटल। PZ वाला 0 वाली जो वैल्यू होती है ना, ये Z के लिए होती है, तो जो Z वाला है इसको मैं स्टैंडर्ड p ऑर्बिटल p सबशेल मान के चलूंगी। क्लियर, तो ये तो हो गया मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। अब मैग्नेटिक क्वांटम नंबर के बाद सेम ऐसे ही हम D के लिए भी निकाल लेंगे। D के लिए हमारे पास कितने आएंगे, ये P के लिए हमारे पास कितने आए, 3 ओरिएंटेशन आ गए, P के लिए 3 ओरिएंटेशन आ गए, और D के लिए मेरे पास कितने ओरिएंटेशन आ जाएंगे, M इक्वल्स टू 5 ओरिएंटेशन आ जाएंगे। तो वो कैसे होंगे, -2, -1, 0, +1, +2, ठीक है, ऐसे ही आप F के लिए भी निकाल सकते हो। तो ये तो हो गया मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। इसमें सबसे पहले प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की बात की, फिर अजीमुथाल क्वांटम नंबर की बात की, फिर हमने मैग्नेटिक क्वांटम नंबर की बात की। अब जो हमारा 4th क्वांटम नंबर है वो क्या है, स्पिन क्वांटम नंबर। पर देखो इसमें एक चीज है कि जो स्पिन क्वांटम नंबर है ना, वो हमें श्रोडिंगर वेव इक्वेशन से तो बिल्कुल नहीं मिला है, क्योंकि जब हमने रिजिड रोटार की बात भी की थी तो वहां पे r, थीटा और फाई की बात की, ठीक है, r की रेडियस की बात थी, थीटा एंगल की बात हो गई थी, अजीमुथाल एंगल, और फाई क्या था, मैग्नेटिक एंगल हो गया था। ये एंगुलर डेविएशन बोला था हमने कि जो डेविएट हो रहा है वहां पे अंदर एक दूसरे पॉजिटिव नेगेटिव के बिहेव की वजह से जो वहां पे खिंचाव आ रहा है वो क्या था, फाई था। पर यहाँ पे हमने सिर्फ 3 कोऑर्डिनेट की बात की थी, r, थीटा और फाई की, तो यहाँ पे हमने स्पिन क्वांटम नंबर की बात नहीं की। तो मतलब जो स्पिन क्वांटम नंबर है ना, इसको क्वांटम मैकेनिक्स में नहीं पढ़ा गया है। स्पिन क्वांटम नंबर जो है इसको क्वांटम मैकेनिक्स में नहीं पढ़ा गया है। तो ये क्या बताता है, ये बहुत सिंपल है, बिल्कुल भी टफ नहीं है। इसको डिनोट करते हैं हम S से, और ये इलेक्ट्रॉन के स्पिन के बारे में बताता है। किसके बारे में इंफॉर्मेशन देता है, इलेक्ट्रॉन के स्पिन के बारे में इंफॉर्मेशन देता है। अगर स्पिन क्लॉकवाइज है, अगर क्लॉकवाइज है तो हम बोलेंगे कि +12 है, और अगर एंटी क्लॉकवाइज है तो हम इसको बोलेंगे -12। 2 ही तरह के स्पिन है हमारे पास,
पॉजिटिव और नेगेटिव, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। और याद रखना कि स्पिन क्वांटम नंबर वो हमें क्वांटम मैकेनिक्स में नहीं पढ़ा गया या हमने नहीं पढ़ाया गया। क्लियर। चलो अब देख लेते हैं कि रेडियल वेव फंक्शन, अब जो इनके ना वेव्स बन रही हैं वो वेव बन कैसे रही हैं। ये आर थीटा फाई से ही हम रेडियल वेव फंक्शन निकालने वाले हैं। क्या? रेडियल वेव फंक्शन। सबसे पहले रेडियल वेव फंक्शन तो वो क्या था, आर एन एल और आर फंक्शन हम इस पे परफॉर्म करने वाले हैं। तो इसका मतलब क्या है, देखो तो क्या था, ये बनाया मैंने, ठीक है, ये ले लिया इस साइड आर एन एल। आर को आप यहाँ पे ना वेव फंक्शन भी ले सकते हो, कई जगह पे ना इसको वेव फंक्शन भी ऐसे डिनोट कर रखा होता है, तो कंफ्यूज नहीं होना है। ये आर का मतलब भी वेव फंक्शन ही है, इसका मतलब है रेडियल वेव फंक्शन। क्या है? रेडियल वेव फंक्शन। अब देखो यहाँ पे क्या होने वाला है रेडियल वेव फंक्शन से, यहाँ पे है हमारा न्यूक्लियस, यहाँ पे क्या है हमारा न्यूक्लियस है, और यहाँ पे क्या है आर। फंक्शन क्या देखने वाले हैं, आर पे, मतलब रेडियस पे परफॉर्म करने वाले हैं। ये न्यूक्लियस है और इधर की तरफ को रेडियस इंक्रीज हो रहा है। तो जब हमने 1s के लिए बात की थी, किसके लिए बात करेंगे, 1s के लिए, तो इसके लिए जो वेव बनेगी ना वो कुछ इस टाइप की बनेगी। ये तो हो गया रेडियल वेव फंक्शन, मतलब ये साई वाली बात आ गई, ठीक है, 1s के लिए। अब मैं बात करती हूँ प्रोबेबिलिटी की, रेडियल प्रोबेबिलिटी डेंसिटी प्लॉट। ये क्या था, ये था रेडियल प्लॉट। क्या था ये? रेडियल प्लॉट। और साथ साथ में ना मैं कंपेयर करके पढ़ाऊंगी आपको रेडियल प्रोबेबिलिटी डेंसिटी। क्या? रेडियल प्रोबेबल डेंसिटी। डेंसिटी मतलब जहाँ पे इलेक्ट्रॉन के फाइंड करने की हमें प्रोबेबिलिटी दिख रही है कि इलेक्ट्रॉन यहाँ पे सबसे ज़्यादा हो सकता है, तो इसको हम डिनोट करेंगे साई स्क्वायर के साथ या आर स्क्वायर के साथ। आप इसको डिनोट कर सकते हो किसके साथ, यहाँ पे इसको आर स्क्वायर एन एल ले लो आप। तो जब मैंने इसका ग्राफ बनाया तो ये क्या था, देखो ये पॉजिटिव में वैल्यू है ना, ये पॉजिटिव में है। देखो इधर 2 4 5 6 कुछ होगी, इधर 1 2 3 4 कुछ वैल्यू होगी, 0 पॉइंट कुछ वैल्यू होगी। तो ये न्यूक्लियस है यहाँ पे सेम, ये इसका रेडियस है, और इधर मैंने ले लिया आर स्क्वायर, मतलब साई स्क्वायर ले लिया, डेंसिटी जहाँ पे इलेक्ट्रॉन के होने की डेंसिटी ज़्यादा है, और ये मेरा प्रिंसिपल क्वांटम नंबर और अजीमुथाल क्वांटम नंबर है। तो इसके लिए भी वैल्यू सेम ही आएगी। जब रेडियल प्रोबेबिलिटी डेंसिटी प्लॉट देखा मैंने तो इसके लिए भी हमारे पास सेम ही आया, बस डिफरेंस क्या है, ये वैल्यू थोड़ी ये जो ये यहाँ से स्टार्ट थी, यहाँ पे ये थोड़ा नीचे से स्टार्ट होगी और ये थोड़ा ऊपर तक को आएगा ऐसे। ठीक है जी, तो ये हो गया रेडियल प्रोबेबिलिटी डेंसिटी ग्राफ फॉर 1s के लिए है, ये रेडियस इंक्रीज हो रहा है। अब ये तो बहुत सिंपल था, चलो अब थोड़ा 2s के लिए चलते हैं। जब मैंने यही 2s के लिए बनाया तो क्या बना ये ग्राफ, यही ग्राफ मैंने जब 2s के लिए बनाया तो ये कैसे आया, ये इधर से आया नीचे को, यहाँ से आके, और ये कुछ इस तरह से गया। तो जब मैंने इसका स्क्वायर कर दिया, देखो ये सपोज करो ये पॉजिटिव वैल्यू है जो इधर आ रही है, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ये पॉजिटिव वैल्यू है, इधर वाई के लिए नेगेटिव वैल्यू आ रही होंगी। अगर मैं ग्राफ बनाती हूँ इसको पूरा, ये एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, तो इधर नेगेटिव वैल्यू आ रही है, और अगर मैं -2 का स्क्वायर कर दूं तो ये वैल्यू 4 आ जाएगी, पॉजिटिव आ जाएगी। तो जब मैं इसको रेडियल प्रोबेबिलिटी डेंसिटी प्लॉट में देखती हूँ तो ये कुछ मुझे ऐसे देखने को मिलता है, कैसे, ऐसे, फिर यहाँ से ऐसे, फिर यहाँ से, और ये ऐसे चला गया। ठीक है जी, तो ये हो गया रेडियल प्रोबेबिलिटी डेंसिटी किसके लिए, ये 2s के लिए, और ये भी 2s के लिए, पर ये सिर्फ सिग्मा, ये सिर्फ साई था, ये साई स्क्वायर था। ठीक है, अब यहाँ से हमें क्या पता चला कि ये जो नेगेटिव वाली वैल्यू थी ना, इस ग्राफ को मैं एज इट इज ऊपर की तरफ घुमा दिया, मैंने स्क्वायर किया, एज इट इज ऊपर की तरफ घुमा दिया। तो ये जो आया ना मेरा यहाँ पे आया है नोड, यहाँ पे क्या आया है नोड, क्योंकि यहाँ पे x वाली जो r वाली वैल्यू होगी ना वो 0 हो जाएगी। अगर हम ग्राफ बना रहे हैं, मैथमेटिक्स के स्टूडेंट को समझ आ रहा होगा कि ग्राफ बना रहे हैं, तो यहाँ पे r के लिए वैल्यू बिल्कुल 0 आ जाएगी, यहाँ पे 0 वैल्यू आ गई और यहाँ पे भी 0 वैल्यू आ गई। तो मतलब ये क्या है, हमारे नोड हैं जहाँ पे इलेक्ट्रॉन बिल्कुल भी प्रेजेंट नहीं हो सकता, बिल्कुल टोटली एब्सेंट है, मतलब वहाँ पे ऑर्बिटल एग्जिस्ट कर ही नहीं रहा है। ठीक है, तो ये हो गया 1s और 2s के लिए। अब इससे नेक्स्ट टर्म पे चलते हैं हम। रेडियल प्रोबेबिलिटी डेंसिटी के बाद एक और टर्म है रेडियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन।
इनको आपने दिमाग में रखना है और समझते जाना है साथ साथ में क्या है। रेडियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब क्या है कि हाँ हमें ये पता चल चुका है कि यहाँ पे हमारा इलेक्ट्रॉन एग्जिस्ट कर रहा होगा, सबसे ज़्यादा एग्जिस्ट कर रहा होगा, पर कितनी जगह तक, ठीक है, कितनी जगह तक ये एग्जिस्ट हमारा कर रहा है, एग्जिस्ट करता है। हमने कह दिया कि ये हमारा कोई इलेक्ट्रॉन है, ये न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अराउंड ये एक जगह है, ठीक है, यहाँ पे हमारा इलेक्ट्रॉन हो सकता है, ये एनर्जी है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन हो सकता है हमारा, पर क्या ये एनर्जी का जो ये लेवल है, ये क्या ये इतना एग्जिस्ट करता है कि सिर्फ ये इतना ही एग्जिस्ट करता है। इसको समझने के लिए सिंपली आप जो क्रिकेट की रेड वाली बॉल होती है ना उसको देखो, उसके अंदर सबसे अंदर क्या होता है, एक आयरन का छोटा सा बॉल होता है, ठीक है, उसके बाहर फिर क्या होता है, एक शेल होता है, उसके बाहर एक और शेल होता है। अगर अभी भी नहीं समझ आ रहा है तो नारियल को देखो, नारियल अंदर से वाइट है पोर्शन जो खाने वाला होता है, उसके बाहर भी एक कवर होता है जो बिल्कुल निग्लेजेबल होता है, पर वहाँ पे नारियल तो नहीं है ना, नारियल तो नहीं है, वो सिर्फ कवर है, वहाँ पे खाने वाला पोर्शन तो नहीं है ना। तो बस यही यहाँ पे हम देखने वाले हैं कि कहाँ तक जो हमारा इलेक्ट्रॉन है वो मूव कर सकता है। तो ये क्या है, वॉल्यूम के रेफरेंस में हम इसको पढ़ने वाले हैं। कैसे कि हमने ले लिया RNL और इसको रेडियस और मल्टीप्लाई किससे कर दिया, वॉल्यूम के साथ मल्टीप्लाई कर दिया कि हमारा जो वो ऑर्बिट है ना उसका वॉल्यूम कैसा होगा, कितना थिक या कितना थिन बन रहा होगा, ठीक है। तो इसके लिए जो ग्राफ बनेगा वो कैसे बनेगा, वो कुछ इस प्रकार इस टाइप से बनेगा हमारा RNL R और इसके साथ वॉल्यूम, तो वॉल्यूम स्फीयर का होगा तो क्या होगा 4πr स्क्वायर हो गया, स्फेरिकल है ना तो 4πr स्क्वायर लेंगे। तो इसका प्लॉट भी ऐसे ही बनेगा, इधर को रेडियस इंक्रीज हो रहा है, यहाँ पे न्यूक्लियस एग्जिस्ट करता है, इधर हमारा ये वाली टर्म आ जाएगी क्या, RNL 4πr स्क्वायर, वॉल्यूम के साथ मल्टीप्लाई कर देना है। तो इसके लिए जब ग्राफ बनेगा ना तो ये कैसा ग्राफ बनेगा, ये कुछ हमें ऐसे देखने को मिलेगा, देखो यहाँ से स्टार्ट हो रहा है और ये ऐसे गया, ठीक है, 1s के लिए हमें ये ग्राफ देखने को मिल रहा है। तो अब इसका मतलब क्या है, देखो यहाँ पे जो ये वाली टर्म है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन होने के बहुत कम चांसेस हैं, ठीक है, ये बहुत कम है यहाँ पे, फिर ये वैल्यू मैक्सिमम तक जाएगी, ये वैल्यू गई मैक्सिमम तक, और मैक्सिमम में जाने के बाद ये वैल्यू फिर से डिक्रीज होने लग गई, ठीक है। एक पॉइंट आएगा जहाँ पे इलेक्ट्रॉन के होने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा हो गई यहाँ पे, ठीक है, और उसके बाद ये वैल्यू फिर से, ये जो वेव है ये फिर से डाउन को चली गई। तो ये तो हो गया 1s के लिए हमारा ग्राफ। अब 2s के लिए जब मैं ये ग्राफ देख रही हूँ तो 2s के लिए भी क्या है, सेम r के उसमें हमने इसको प्लॉट कर दिया है, RNL 4πr स्क्वायर के साथ हमने इसको किया। तो कैसे आया ये ऐसे, ठीक है, पहले इंक्रीज हुआ, पहले 0 था, फिर धीरे धीरे इंक्रीज हुआ, फिर डिक्रीज हो गया, ये तो 1s के लिए हो गया। इसके बाद क्या आया, 2s आया, फिर से वैल्यू इंक्रीज हुई, इंक्रीज होने के बाद ये डिक्रीज हो गई। तो ये आ गया हमारा 2s के लिए वेव कैसा आ रहा है। तो ये क्या है हमारा नोड, ये क्या है हमारा नोड, जहाँ पे इलेक्ट्रॉन बिल्कुल भी नहीं होगा, ठीक है, इलेक्ट्रॉन बिल्कुल भी नहीं होगा। तो यहाँ से वैल्यू इंक्रीज हुई, न्यूक्लियस से जब हम थोड़ा थोड़ा दूर जाते जा रहे हैं, न्यूक्लियस से जैसे जैसे हम दूर जा रहे हैं, धीरे धीरे दूर जा रहे हैं, तो एक पॉइंट आएगा जहाँ पे इलेक्ट्रॉन के होने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा है, वो हो गया ये ऑर्बिट। और उसके बाद फिर से कुछ ऐसी जगह आ जाती है जहाँ पे इलेक्ट्रॉन बिल्कुल भी नहीं एग्जिस्ट करेगा, तो उसको हम बोलते हैं क्या है, वो नोडल सरफेस, वो नोड है जहाँ पे इलेक्ट्रॉन बिल्कुल भी एग्जिस्ट नहीं करता। तो यहाँ से हमें ये पता चलता है कि वैल्यू पहले 0 होती है, फिर इंक्रीज होती है, फिर वैल्यू डिक्रीज हो जाती है। तो देखो यहाँ पे हमें देखने को कैसे मिला, इससे ही हमें ये 3D, अगर मैं 3D में यहाँ पे तो बन नहीं पाएगा, 3D में देखें तो ये न्यूक्लियस हुआ, ये न्यूक्लियस के अराउंड यहाँ पे ये जो डॉट डॉट ऐसे ऐसे बना रखा होता है ना, बहुत सा ऐसे 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 करके, ये क्या है, इलेक्ट्रॉन के होने की पॉसिबिलिटी है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन हो सकता है, ठीक है। फिर इसके बाद थोड़ी सी जगह खाली होती है और फिर उसके बाद फिर ऐसे बना रखा होता है। तो ये 1s हो गया, ये हमारा क्या हो गया, 1s हो गया, फिर यहाँ पे क्या आ गया हमारा, फिर से 2s हो गया यहाँ पे। तो ये जो खाली जगह है ना बीच की, ये जो खाली जगह है, तो यही क्या है हमारा नोड है, ये जो खाली जगह है ना, तो यही क्या है हमारा नोड, जहाँ पे इलेक्ट्रॉन बिल्कुल भी एग्जिस्ट नहीं कर सकता। तो इसी से हमें
क्या पता चला कि कैसे कैसे हमारी वेव्स जो हैं बनती हैं, कैसी वेव हमें शो होंगी जब हम इनकी स्टडी करेंगे। तो अब यहाँ से हमें पता चल चुका है कि एस का शेप कैसा होता है। एस का शेप है स्फेरिकल, पी का शेप है डम्बल और डी का शेप है डबल डम्बल। ये डी का शेप हो चुका है। तो आज हमने क्वांटम नंबर को अच्छे से जानने की कोशिश की है और हमने इसमें ये देखा कि प्रिंसिपल क्वांटम नंबर से हमें क्या इन्फॉर्मेशन मिल रही है और एंगुलर क्वांटम नंबर से क्या इन्फॉर्मेशन मिल रही है और मैग्नेटिक क्वांटम नंबर से क्या इन्फॉर्मेशन मिल रही है। एक हमने ये चीज़ देखी कि स्पिन जो है, स्पिन की बात हमने क्वांटम मैकेनिक्स में नहीं की है और स्पिन सिर्फ दो टाइप के होते हैं, एक क्लॉकवाइज और एक एंटी क्लॉकवाइज। इसके बाद हमने रेडियल प्लॉट देखा और रेडियल प्रोबेबिलिटी प्लॉट देखा जिसमें हमने क्या किया था, साई का स्क्वायर कर दिया। और लास्ट जो हमने प्लॉट देखा है, जो ग्राफ देखा है, वो किसके बारे में देखा है, वो हमने देखा है डिस्ट्रीब्यूशन, रेडियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, कहाँ तक होने की पॉसिबिलिटी है, प्रोबेबल। हमने देख लिया कि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होगा पर कितने एरिया तक प्रेजेंट होगा, तो उसके लिए हमने क्या किया, प्रोबेबिलिटी को मल्टीप्लाई कर दिया वॉल्यूम के साथ। तो स्फेयर का वॉल्यूम ले लिया हमने, जो स्फेयर का वॉल्यूम होता है, उसके बाद हमने ग्राफ प्लॉट कर दिया। तो इसके बाद एक क्वेश्चन है जो मैं आपको मतलब एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से पूछा जाता है, वो ये है कि जब हमने ये ग्राफ बनाया, ठीक है, 1s के लिए, तो ये कुछ ऐसे शुरू हुआ और ऐसे खत्म हो गया, तो ये हो गया 0 और ऐसे ये r की वैल्यू कुछ इन्फिनिटी मान लेते हैं हम इधर। तो ये कह रहे हैं कि 0 और इन्फिनिटी में क्या इलेक्ट्रॉन होंगे, क्या इलेक्ट्रॉन एग्जिस्ट कर रहा होगा 0 और इन्फिनिटी पे। तो इसका आंसर क्या है, नहीं, 0 और इन्फिनिटी पे इलेक्ट्रॉन एग्जिस्ट नहीं कर रहा होगा। 0 का मतलब तो हो गया न्यूक्लियस में, तो न्यूक्लियस में तो इलेक्ट्रॉन होगा नहीं, और इन्फिनिटी पे क्या होगा, न्यूक्लियस से बहुत ज़्यादा दूर हो जाएगा, तो न्यूक्लियस उसको अट्रैक्ट ही नहीं कर पाएगा। इसका मतलब 0 और इन्फिनिटी दोनों जगह पे हमें इलेक्ट्रॉन देखने को नहीं मिलेगा। ठीक है, आज का वीडियो मेरा इसी के साथ कंप्लीट होता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।